फर्स्ट ग्लोबल के चेयरपर्सन एमडी देवीना मेहरा, जिनसे हम मार्केट के बड़े ट्रेंड सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देवीना मेहरा एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं जिन्होंने किसी दायरे को स्वीकार नहीं किया और अपनी शर्तों पर आगे बढ़ती रही। IIM अहमदाबाद से गोल्ड मेडलिस्ट देवीना मेहरा के पास शेयर बाजार में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। सिटी बैंक में 7 साल रहने के बाद उन्होंने फर्स्ट ग्लोबल की शुरुआत की थी और 90s के दशक के बेहद चैलेंजिंग माहौल में देवीना ने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया। वो तब से चला आ रहा है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मैं आपसे बात करूंगा पहले एक कंपनी स्पेसिफिक। मैं नॉर्मली नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे याद है आपने 90s में एक रिपोर्ट निकाली थी जो अब तक उसकी फिजिकल कॉपी काफ़ी चर्चा में रहती है, HDFC बैंक की। एक इंडियन मार्केट का सबसे बेहतरीन स्टॉक रहा, लेकिन पिछले 3 साल में काफ़ी गिरावट और अभी पिछले 1 महीने में जिस तरीके का मूव आया, क्या लग रहा है इसको देखकर? क्योंकि ये मार्केट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक है। यहाँ पर अब मैं सबसे पहले आपका व्यू जानना चाह रहा था आज। शुक्रिया अनुज। और पता लगा आपकी सालगिरह है तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और जहाँ तक HDFC बैंक का सवाल है, मैं स्टॉक स्पेसिफिक व्यू तो जनरली नहीं देती हूँ, लेकिन ये बात है कि हमको बैंकिंग एज अ सेक्टर ही अभी अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे सिस्टम्स को बैंकिंग एज अ सेक्टर नहीं अच्छा लग रहा है। ये तो बात है कि मुझे कम ही अच्छा लगता है, लेकिन अब बैंकिंग को आप HDFC बैंक को एक किनारे रखकर भी देखें तो अगर बैंक निफ्टी को भी देखें तो ये जो पिछले 4 साल है 2020, 21, 22, 23, उसमें केवल एक वर्ष था जब बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, जो 2022। वही एक साल था जब हमारे PMS में बैंकिंग एज अ सेक्टर मार्केट वेट टू ओवरवेट था। 2020 में आप देखिए बाजार कितना चला, एक बैंकिंग ही सेक्टर था जो घटा। 2021 में बाजार मेरे ख्याल 22% चला, बैंक निफ्टी 11%। 2022 में बड़ा आउट परफॉर्मेंस था। फिर 2023 में वही हाल कि आप मार्केट से आधा ही चला निफ्टी। तो और उसमें भी अगर जो परफॉर्मर रहे हैं वो भी PSU बैंक रहे हैं, तो हमारा भी बहुत अंडरवेट है इस सेक्टर में। और उसमें जो है भी वो थोड़ा PSU की तरफ ओरिएंटेशन ज्यादा है। और अभी तक ये जो बड़े सेक्टरों में ये एक सेक्टर लगता है जो अभी भी अंडरवेट करने लायक है। जो 2022 में तो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई थी, NPA साइकिल गुजर गया था, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी थी, और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं उस समय बैंकों के मार्जिन बढ़ते हैं, तो वो सब अच्छी चीजें थी। अब फिर से थोड़ा क्रेडिट क्वालिटी पे आपने देखा RBI का कहना और ये सब। तो मुझे तो वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपका तकिया कलाम है कि आई एम नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स। तो मैं बैंकों में तो डर डर कर ही निवेश करती हूँ वैसे भी। और अभी तो हमारे सिस्टम जैसा कोई सिग्नल कर ही नहीं रहे कि ये अच्छा सेक्टर रहेगा। ओके, तो PSU बैंक अभी भी बेहतर लगते हैं प्राइवेट सेक्टर से। ओके, PSU बैंक अभी भी बेहतर लगते हैं प्राइवेट बैंकों से, लेकिन प्राइवेट बैंकों में अभी भी थोड़ा दूर रहें। तो आपके सिस्टम इस समय कहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव हैं? कहाँ पर आपको लगता है अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, अभी मैं अगर अपना देखूं पोर्टफोलियो जो PMS स्कीम का है, उसमें अभी भी ओवरवेट तो इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स है, जो कि अब ज्यादातर लोगों को ये इसका ख्याल आया 2023 में, लेकिन हमारे लिए ये लगभग 2.5 साल से ओवरवेट सेक्टर है, अक्टूबर 2021 से लेके। अब थोड़ा सा लग रहा है कि शायद अब रन काफी निकल गया है, पर अभी ऐसा भी नेगेटिव सिग्नल भी नहीं आया है। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग हर तिमाही पर ही पूछते हैं कि ये कहानी खत्म हो गई कि अभी चल रही है। अभी फिलहाल तो हमारा ओवरवेट है, पर अब कितने दिन चलेगा वो कहना मुश्किल है। 2023 में जहां और एडिशन किए थे ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, थोड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो सब सेक्टर अभी भी अच्छे ही लगते हैं। IT एक ऐसा सेक्टर है जहां अभी तो हमारा खास ओवरवेट नहीं है, लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं क्योंकि उसका काफी लगभग 2 साल हो गए, बहुत अच्छा कुछ रहा नहीं। तो किसी ना किसी टाइम इस साल उसमें अच्छा सिग्नल आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। ऑफकोर्स ये भी होता है कि हर कुछ सेक्टर से नहीं होता। जैसे पिछले साल हमारा IT पे कोई बहुत पॉजिटिव व्यू नहीं था, ओवरवेट नहीं था, लेकिन जो हमारा नंबर 1 परफॉर्मिंग स्टॉक है वो एक मिड कैप IT स्टॉक था, जो आई थिंक
250% अप था या ऐसा कुछ था। तो वो भी होता है, तो हर कुछ सेक्टर कॉल नहीं होता, पर अगर सेक्टर देखें तो ये वाले सेक्टर्स अभी भी जो ठीक लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पीछे रखे शम्मा शम्मे फिरोजा में एक 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 शम्मा जल गई हो मैम, जैसे ही आपने कहा ना आईटी पे मैं सकारात्मक हूँ। वो ये बताइए कि आईटी लार्ज कैप अभी अभी देख रहे हैं कि कभी ना कभी वो सिग्नल आएगा अब कि अब पॉजिटिव है। अभी तो नहीं दिख रहा है आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में, पर अब उसके तरफ बढ़ रहा है, एक तरह से लग रहा है ऐसा। अच्छा अच्छा मैम, कल जब मैं स्क्रीन रीड कर रहा था ना क्लोजिंग के वक्त, तो ये बात देख के लग रही थी कि आई मीन वाइब्रेशंस थी लार्ज कैप में। रिलायंस 5% 6% ऊपर, ओएनजीसी अब बाय 8% ऊपर। मैम अभी भी जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को एक बार फिर से उसको देख रहे हैं, उसमें काट छाट कर रहे हैं, आपके मुताबिक मैम 2023 में जितना मिड कैप चले, स्मॉल कैप चले, आपका जो पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा अब क्या लार्ज कैप ही होने चाहिए? उनमें इतना बड़ा रिवॉर्ड देने की अभी भी गुंजाइश बाकी है आपके मुताबिक इन कंपैरिजन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप? देखिए, जहां तक स्मॉल कैप और स्पेशली जो बहुत छोटे, अब स्मॉल कैप का भी जो वो डेफिनेशन होता है वो बदलता रहता है। लेकिन जैसे मैं कहूंगी जो 5-6 हजार करोड़ से कम के मार्केट कैप की जो कंपनियां हैं, वहां आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हम अपने पोर्टफोलियो में 15-16% से ऊपर वो उस तरह की कंपनी में निवेश नहीं करते। 1,000 करोड़ से कम मार्केट कैप में तो निवेश करते ही नहीं है। और इसमें भी मार्केट कैप तो एक चीज है, उसके अलावा लिक्विडिटी भी देखते हैं कि जिस चीज को खरीद रहे हैं उससे निकल भी पाएंगे या नहीं। तो वो रिस्की एंड रहता है बाजार का। तो पिछले साल तो आप जिस डिपेंड करता है कौन से इंडेक्स को देख रहे हैं, पर 45 से 55% तक ये सारे इंडेक्स चले हैं। तो वैसे भी अब वो काफी नो, जहाँ पर एक तरह से सब लोग भागने लगते हैं, वहां थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। और ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ जो गिरावट होती है वो भी बहुत बड़ी हो सकती है। निवेशक अब बाजार में बहुत सारे नए हैं। हम लोगों ने देखा डीमैट अकाउंट्स किस तरह बढ़े और ये सब हुआ, तो उनको तो याद नहीं है, उन्होंने शायद इतिहास देखा ना हो। मैं एक बार बता दूं कि 2008-9 में स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 80% गिरा था, और दोबारा 2018-19 में 1.5 साल, उसके पहले 1.5 साल लगभग खूब तेजी रही थी, उसके बाद वो फिर 2 तिहाई गिरा था। और जैसे वो 2008-9 की गिरावट थी, वापस आने में 2016 लगा। और उसमें भी वो वही स्टॉक वापस नहीं आते हैं। ये एक चीज और आप समझिए कि स्मॉल कैप में, शायद मैंने पिछली बार भी आपके यहाँ कहा था कि स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो शून्य में विलीन हो जाते हैं, जिनका आता पता ही नहीं रहता है। तो आप आईपीओ में भी थोड़ा सतर्क रहिए। आप 90s की आपने बात की, 90s में कई साल ऐसे थे जहां 1,000-1,200 कंपनियां लिस्ट हुई और उसमें से ज्यादातर विलीन हो गई। अभी आज की डेट पे पूरे स्टॉक एक्सचेंज पे कुल 4,000 कंपनियां ट्रेड करती हैं। तो ये भी एक सावधान रहने, क्योंकि लार्ज कैप में रहता है कि आप रिस्क दूसरी तरह से भी मैनेज कर सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो, उससे आपका लॉस एक एक लिमिट के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन स्मॉल कैप में वो सब भी नहीं चलता है, क्योंकि लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, वो गिरता है तो ऐसे गिरता है कि आप निकल ही नहीं पाते हो। तो वो इसलिए ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हमारा, जैसे मैंने कहा, 15-16% से ऊपर नहीं होता ये 5,000 करोड़ से कम वाली कंपनियों के, चाहे हम लोग के सिस्टम्स को अच्छा भी लगे तब भी। ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही की चीज है, बहुत ही आवश्यक चीज है वो। और हम बोलते हैं कि जो आप हमको फीस देते हैं उसमें 60% रिस्क मैनेजमेंट के लिए और 40% रिटर्न मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आप रिस्क नहीं मैनेज करेंगे तो रिटर्न नहीं आएगा। देवीना मैम, एक स्पेस जिसने बहुत पैसा बनाया है पिछले साल, वो रही है पीएसयू स्पेस। और पीएसयूज में आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, वहाँ पर शानदार रिटर्न्स रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ अभी भी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, यहाँ वैल्यूएशन शायद अभी भी उतने एक्सपेंसिव नहीं हुए हैं, भले ही प्राइसेस मूव हो गए हों काफ़ी ज़्यादा। आपका क्या व्यू है इस स्पेस पर? आपको सेक्टर देख के और कंपनी देखकर ही निवेश करना है। ये पूरा, ये मतलब उसमें बहुत तरह की कंपनी है पीएसयू उसमें, तो एक मैं पूरा पीएसयू के लिए नहीं कहना चाहूंगी। जैसा कि मैंने बैंक्स में कहा कि हमको अभी भी पीएसयू बैंक ही ज्यादा अच्छे लगते हैं प्राइवेट सेक्टर से, तो आपको वो देखना पड़ेगा।
और ये तो एक बाजार की साइकिल होती है, मतलब कहीं पर भी हम तो बोलते हैं, जैसे वो आप देखते हैं ना मेले में, वो बड़ी सी जाइंट व्हील होती है कि बाजार की वही चीज है कि कुछ ऊपर जाता है, कुछ नीचे जाता है। और चाहे वो अलग अलग देश की बाजार हो या एक देश के अंदर दूसरे सेक्टर्स हो, तो वो पीएसयू बहुत समय तक, और शायद लोगों को ये भी याद नहीं हो कि एक समय था जब निफ्टी और सेंसेक्स में पीएसयूज की बहुतियात होती थी, और फिर एक समय आया था कि एक दो कंपनी को छोड़ के कोई बचा ही नहीं। तो ये सब साइकिल होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं बाय एंड होल्ड, कि आप एक चीज खरीद लीजिए और उसको 20 साल तक रखिए तो आपका पैसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो जो ब्लू चिप का डेफिनेशन है वो भी बदलता रहता है। अच्छा मैम, हाँ, एक दो चीज़ जो कि बदलते भारत और हमारी आपकी जो जीवन शैली में बदलाव आया उसका एक बहुत बड़ा संकेत है इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई। पोस्ट कोविड ये स्टॉक करीब करीब 150 रुपये का हुआ करता था मैम, आज 500 रुपये का है। अभी होटल्स डोमिनेट, आपका व्यू क्या कह रहा है कि ये डोमिनेट करेंगे यहाँ से आगे चलते हुए? क्योंकि बात सिर्फ इंडियन होटल्स तक की नहीं है, हमारे पास मिड कैप की बहुत कंपनियाँ हैं, हमारे पास एविएशन है, हमारे पास बुकिंग साइट्स की कंपनियाँ हैं। आपका व्यू मैम, इस पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? थोड़ा जैसे इसमें भी आप सब चीज एक में नहीं डाल सकते। एविएशन के डायनामिक्स तो बिल्कुल अलग ही रहते हैं, और एविएशन में तो वो सेक्टर इतना रिस्की रहता है कि हम लोग अधिकतर उसकी तरफ देखते नहीं है। होटल अभी हम लोग को मार्केट परफॉर्म जैसा लगता है, अभी बहुत कुछ उसमें ऐसा भी बहुत बढ़िया भी नहीं लग रहा है, बहुत खराब भी नहीं लग रहा है। और जैसे आपने कहा कि हाँ, वो जो ऊपर का तबका है वहां पर तो जीवन शैली अच्छी चल रही है, तो इसलिए होटल्स तो ठीक है। लेकिन जैसे आपने ये अगर कंजम्पशन की बात करें, तो जो सेक्टर हमको बहुत नहीं अच्छे लगते उसमें कई कंजम्पशन वाले सेक्टर भी हैं, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल हुआ या पेंट्स हुआ। क्योंकि आप जीडीपी में देखें तो कंजम्पशन ग्रोथ काफी कम है। कंजम्पशन ग्रोथ का लास्ट डेटा जो मैंने देखा था, मेरे ख्याल 4.4% ये था, जो कि 21 साल के बाद इतना इतना कम है। तो इसीलिए जो ब्रॉड कंजम्पशन थीम्स है वहां अभी भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा मैम, एक चीज़ और, आई मीन जिस दौर में आपने अपना करियर शुरू करा और अब तक आते आते मेरे ख्याल से उसमें से अगर मैं 20 साल अपने भी जोड़ दूं, हमने कुछ कंपनियों के प्राइस बिहेवियर में जो सबसे बड़ा बदलाव देखा है वो है इस बार की ओएमसीज। और अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सारी कंपनियां देख लीजिए मैम, ओएनजीसी में, एचपीसीएल में, आईओसी में, बीपीएसएल में इतना स्ट्रांग मूव हमने कभी नहीं देखा था। इसका प्रमुख कारण आप क्या समझती हैं? बाजार क्या फैक्टर इन करके चल रहा है, और अगर वो सस्टेन करेगा तो क्या अभी भी हमें कमिटेड रहना चाहिए आपके मुताबिक इस स्पेस पे? हमारा कुछ निवेश है इस स्पेस में। वैसे ओएनजीसी और ओएमसी जो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी, दोनों का तो डायनामिक अलग होता है, क्योंकि कच्चा तेल एक का उत्पाद है और एक के लिए वो उनको अपने अपने बनाने के लिए चाहिए, अपना उत्पाद बनाने के लिए चाहिए, तो वो तो थोड़ा सा अलग होता है। अभी ये बात अलग है कि चली है सभी स्टॉक्स, जैसा मैंने कहा ओएमसी में हमारा निवेश है भी। और वही मतलब जो एक पीएसयू की कहानी होती है कि बहुत समय तक बहुत ही बीटन डाउन रहा, किसी ने उस तरफ नजर ही नहीं डाली। और एक समय था जो मैं आपको बोल रही हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स में ये सब ओएमसीज, मेरे ख्याल 2 या 3 ओएमसीज होती थी। ओएनजीसी के अलावा मैं ओएमसी की बात कर रही हूँ, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है। और फिर एक समय आया कि सब भूल ही गए कि ऐसा कोई शेयर है भी। मुझे खाली उसमें एक ये डर है कि वो जो उनके जो उत्पाद का भाव है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह, वो इलेक्शन के कारण उसमें कुछ अगर बदलाव हुआ तो वो एक रिस्क है। पर अभी जैसा मैंने कहा, हमारा निवेश है उसमें। देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और हैव अ गुड ईयर। थैंक यू सो मच।